ये तस्वीरें आ रही हैं लद्दाख से। एक ऐसा रीजन जो अपनी हॉस्पिटैलिटी और पीस के लिए फेमस है, जहां से बौद्ध भिक्षु शांति का संदेश देते हैं, लेकिन आज वहां से इतनी भयानक तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। 5 सालों से चल रहा एक पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक 24 सितंबर 2025 को एक वॉयलेंट टर्न ले लेता है, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकल आते हैं, बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी जाती है और पुलिस और जनता के बीच हुई झड़प में 4 लोगों की मौत हो जाती है। सरकार ने इसका जिम्मेदार बताया क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को, जिसके चलते उनको 26 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया और जोधपुर की जेल भेज दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि नेपाल का जेंजी प्रोटेस्ट जैसा है, कुछ लोगों ने सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बताया, कुछ ने इसको कांग्रेस की साजिश बताया, तो कुछ ने इस अरेस्ट को तानाशाही। ये मामला जितना पेचीदा दिख रहा है उससे कई ज़्यादा पेचीदा है। तो आइए इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। आपने अगर 3 इडियट्स देखी हो तो आपको आमिर खान का एक कैरेक्टर याद होगा, फुनसुक वांगडू। ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ इनोवेटर, एजुकेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी से। ये वही इंसान है जो कई सालों से लद्दाख के लिए काम करते आ रहे हैं। कई ऐसे काम जो सरकारों को करने चाहिए थे वो इन्होंने खुद किए, जिससे सरकारों का बर्डन कम हुआ। 1988 में इन्होंने सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया, जो कि एजुकेशनल रिफॉर्म पे काम करता था। बाद में इसका एक NGO बन जाता है जो ड्रॉप आउट्स और जो फेल्ड स्टूडेंट्स होते हैं और जो गांव के बच्चे हैं उनको कई इनोवेटिव चीज़ें बनाना सिखाता है और कई ट्रेडिशनल और कल्चरल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग भी देता है। लद्दाख में ज़्यादातर पानी ग्लेशियर्स से आता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं और इस वजह से लद्दाख में कई सालों से वाटर स्कार्सिटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और इस चीज़ को टैकल करने के लिए 2013 में सोनम वांगचुक ने आइस स्तूपा प्रोजेक्ट चालू किया, जो सक्सेसफुल रहा। ऐसे कई आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जो लंबे समय तक फ्रोजन स्टेट में रहते हैं और गर्मियों में पानी की कमी पूरी करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप भी चलाया, जहाँ पे गवर्नमेंट, विलेजर्स और सिविल सोसाइटीज़ की पार्टनरशिप से पुराने स्कूलों को मॉडर्नाइज करने का काम किया जाता है। ऐसे कई काम कई सालों से सोनम वांगचुक करते आ रहे हैं। इनफैक्ट 2021 में इन्होंने आर्मी के लिए एक सोलर पावर टेंट बनाया था जो सूरज की रोशनी से जलता है और रात में अंदर के हिस्से को गर्म करता है। इससे जो सरकार का पैसा जो केरोसिन से आग लगाने में जा रहा था रात में टेंट को गर्म रखने के लिए सोल्जर्स के, वो पैसा बच गया। 2019 में जब सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो इस फैसले की सोनम वांगचुक ने सराहना की। इसका रीजन सिंपल था, पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में आया करता था, लेकिन 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जिसके बाद लद्दाखियों को ये लग रहा था कि वो अपने अफेयर्स को अब खुद मैनेज कर पाएंगे और उनकी डिमांड्स अब ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनी जाएंगी। इनफैक्ट 2020 में सरकार ने खुद कहा था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल दिया जाएगा। लद्दाख में 97% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जो अपने कल्चर, लैंड और नोमैडिक यानी चरवाहिक जीवन शैली को बचाना चाहती है। ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन भी है जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट करना बहुत रिस्की भी हो सकता है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि किस तरीके से हिली एरियाज़ में अनचेक डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे ही इतनी दिक्कतें आ रही हैं और इस वजह से ही लद्दाख 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहा है, ताकि वहाँ पर किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी में वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सके। लेकिन 2022 में होम मिनिस्ट्री ने कहा कि जो लद्दाख का यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी वहाँ के जो LG साहब हैं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर और अच्छा खासा फंड भी लद्दाख को दिया जाता है। तो फिर ऐसे में लद्दाख को 6th शेड्यूल की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2023 में सरकार लद्दाख इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लेकर आ जाती है, जिसके तहत कोई भी आउटसाइडर लद्दाख में ज़मीन लेकर बिजनेस कर सकता है और इसके बाद से ही लद्दाखीज़ और गवर्नमेंट के बीच दूरियां और ज़्यादा बढ़ने लगी। सितंबर 2024 में सोनम वांगचुक ने एक पद यात्रा शुरू करी दिल्ली चलो नाम से, जिसमें उनकी 4 डिमांड्स थी। पहला तो ये कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, दूसरा ये कि उसको 6th शेड्यूल में रखा जाए, तीसरा ये कि लद्दाख को खुद की एक पब्लिक सर्विस कमीशन दी जाए और चौथा ये कि लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए संसद के अंदर। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 21.9% है, जो नेशनल एवरेज से कई गुना ज़्यादा है। लद्दाख के पास खुद की पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं है और उनके पास कोई लोकल जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर इसको स्टेटहुड मिल जाता है, यानी लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, तो वहाँ पर फंडिंग ज़्यादा होगी, लोकल प्रोजेक्ट ज़्यादा बढ़ेंगे, लद्दाख प्रॉस्पर करेगा और वहाँ का जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वहाँ के लोग ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए।
वहीं दूसरी ओर सरकार चैंगथांग प्लेटू पर 48,000 एकड़ की ज़मीन पे एक सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रही है। ये वो रीजन है जहाँ पर चैंगपा ट्राइब रहती है, जो अपनी पश्मीना गोट्स के लिए फेमस है। ये पश्मीना वही है जिसकी शॉल्स के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं। यहाँ का पश्मीना एक GI टैग प्रोडक्ट है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकली इस लोकेशन पर ही मिलता है। लद्दाख की जो पश्मीना इंडस्ट्री है वो 50 मेट्रिक टन पश्मीना हर साल प्रोड्यूस करती है। यहाँ के लोग 10-15 लाख से ज़्यादा सालाना कमाते हैं इस इंडस्ट्री से, और ये इंडस्ट्री 7,000 से ज़्यादा परिवारों को सपोर्ट करती है। और सरकार के इस प्रोजेक्ट की वजह से इन तमाम लोगों के लाइवलीहुड पर भी असर पड़ने वाला है। लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख के आसपास है और इस वजह से उनका संसद में रिप्रेजेंटेशन कम है। लेकिन क्योंकि ये एक बॉर्डर रीजन है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ये डिमांड की जा रही है कि इसका रिप्रेजेंटेशन संसद में बढ़ाया जाए, यानी लेह और कारगिल को 2 अलग अलग सीट्स दी जाए। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से लद्दाख लगातार अपनी ये डिमांड्स रखता आ रहा है। सितंबर 2024 में 16 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद फाइनली होम मिनिस्ट्री बात करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कई राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद भी जब भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो सोनम वांगचुक 10 सितंबर 2025 को 35 दिन की एक हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं, जिसके बाद सरकार ये डिसाइड करती है कि 6 अक्टूबर को एक हाई पावर्ड कमेटी लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बात करेगी। ये जो ग्रुप्स हैं वो सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं लद्दाख के, जो उनके इंटरेस्ट को उठाते हैं। लेकिन उससे पहले ही 23 सितंबर 2025 को 2 प्रोटेस्टर्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उनको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाती है, जिसके बाद लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर्स 24 सितंबर 2025 को बंद अनाउंस करते हैं। लेकिन कुछ भड़के हुए लोग 24 तारीख को सड़कों पर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं, जिसके बाद भीड़ बीजेपी के ऑफिस पर आग लगा देती है। सरकार इस वायलेंस का जिम्मेदार ठहराती है सोनम वांगचुक जी को, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ स्टेटमेंट्स में अरब स्प्रिंग, बांग्लादेश और जेनजी रिवॉल्यूशन जैसे टर्म्स का इस्तेमाल किया था। हाँ, ये वही टर्म है जिसकी वजह से कुछ लोग इस पूरे मुद्दे को नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो टर्म है ये उन्होंने इस्तेमाल किया था तब जब वायलेंस ऑलरेडी शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी उनको 26 तारीख को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर FCRA ब्रीच करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनके ऊपर CBI लगा दी जाती है, जो कि मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा ही रेडिकल स्टेप्स हैं। हाल ही में कुछ सालों के अंदर अंदर हमारे देश के चारों ओर रिजीम चेंज का गेम देखने के लिए मिला है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में मिलिट्री कूप होता है। मई 2021 में अफगानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल आ जाता है और US को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ जाता है। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, जिसके बाद वहाँ पर एक साइलेंट मिलिट्री कूप देखने के लिए मिलता है, जहाँ आर्मी एक नया प्यादा इंस्टॉल कर देती है। इसके बाद 2022 में ही श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और 2025 में फाइनली नेपाल में जो पब्लिक वायलेंस के थ्रू सरकारें गिराई गई हैं, कुछ लोगों का मानना है कि लद्दाख में भी एक ऐसी ही कोशिश की गई है। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए, ये है इंडो पैसिफिक रीजन, जो जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 50% ग्लोबल ट्रेड पास होता है। और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट रीजन है ये भी जोग्राफिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमें सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और इस वजह से ही US और चाइना जैसी ग्लोबल पावर्स की नज़रें इस रीजन पर गड़ी रहती हैं। और हाल ही में बाकी देशों में हुई इंस्टेबिलिटी भी इसी का एक नतीजा है। लेकिन लद्दाख में जो हुआ उसे ऐसी ही किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बोल देना गलत होगा, क्योंकि ये कई सालों से चले आ रहे स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट का नतीजा है, जिसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बाहर आ गई लोगों की। ये देश जो है ये महात्मा गांधी का देश है, यहाँ पर हिंसा की कोई जगह नहीं है। और भारत की जो जनता है वो इतनी सक्षम और इतनी समझदार है कि बिना किसी वायलेंस के अपनी सारी डिमांड्स रख सके और उनको फुलफ़िल भी करा सके। लद्दाख की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, जायज़ हैं और उनको सुना भी जाना चाहिए, लेकिन वायलेंस इसका सॉल्यूशन नहीं है।